विश्व के मानचित्र में हम लोगों ने नदियों को देखा है, लेकिन चूंकि उसे डिटेल्स में देखना भी ज़रूरी है, इसीलिए अब महाद्वीप के अनुरूप नदियों को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर अमेरिका की। तो उत्तर अमेरिका में जो पहली नदी की बात करेंगे हम लोग, बात करेंगे मैकेंजी की। जी हाँ, मैकेंजी कहाँ, उसका जो माउथ है वो क्या हुआ, तो इसका माउथ हो गया आर्कटिक। मैकेंजी आर्कटिक, कन्फ्यूजन है। मैकेंजी आर्कटिक। यूकान, यूकान कहाँ, बेरिंग सागर, यह अलास्का से होकर निकलती है, यूएस में अलास्का से होकर निकलती है, बेरिंग सागर में गिरती है। रिवर का नाम यूकान। यूकान रिवर कहाँ हो गई, तो बेरिंग सागर। बेरिंग सागर प्रशांत महासागर। चलिए कोलंबिया रिवर, कोलंबिया रिवर कहाँ हो गई, तो प्रशांत महासागर। कोलोराडो रिवर, कोलोराडो रिवर कहाँ हो गई, प्रशांत महासागर। ऑप्शन अगर कैलिफोर्निया की खाड़ी तो कैलिफोर्निया की खाड़ी होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, फिर बात कर लेते हैं जो लॉन्गेस्ट रिवर है। जी हाँ, मिसिसिपी मसूरी, संयुक्त नाम से जानते हैं हम लोग, मिसिसिपी मसूरी। और ये 6275 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और ये विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी है। और मैं बात अगर करूं तो इस नदी का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो विश्व के लिए उदाहरण है। अभी ये ऐसा ही काम चाइना में आप देखेंगे। जी हाँ, वांगहो रिवर में और यांगजी रिवर में ऐसा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो बिल्कुल डेवलप रिवर प्रोसेस जो है वो मिसिसिपी मसूरी में आप देख सकते हैं, जहाँ लंबी लंबी जहाज़ें चलती है, ठीक है। तो ये मिसिसिपी मसूरी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर हो गया। इसमें एक रिवर है टेनेसी, और टेनेसी रिवर में जो प्रोजेक्ट हुआ था बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, उसी का प्रारूप भारत में पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। टेनेसी नदी अमेरिका से प्रभावित, और टेनेसी मिसिसिपी मिसौरी की सहायक नदी, ठीक है, पूछा जा सकता है, इसलिए इसको दिमाग में रखना। फिर इसमें एक ओहियो रिवर आकर मिलती है, और जो मिसिसिपी मिसौरी वो गिर कहाँ रही है, मतलब इसका माउथ क्या है, तो इसका माउथ है मेक्सिको की खाड़ी, ग्रैंड रियो। इसीलिए जानना जरूरी है कि कभी कभी पूछता है कि दो देशों के बीच जो सीमा रेखा बनाती है उस नदी का नाम पूछा जाता है। तो ग्रैंड रियो जो है ये अमेरिका और मेक्सिको के बीच एक सीमा बनाती है। चलिए अब बात हम लोग किसकी कर लेते हैं, बात हम लोग कर लेते हैं वाशिंगटन। जी हाँ, वाशिंगटन डीसी, कैपिटल ऑफ अमेरिका। और ये किसके तट पे है, तो पोटोमेक रिवर, इम्पोर्टेंट, किसके तट में, पोटोमेक। वाशिंगटन पोटोमेक, वाशिंगटन पोटोमेक याद रहना चाहिए, वाशिंगटन पोटोमेक। चलिए बात करते हैं न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क मोस्ट फेमस मॉडर्न सिटी, तो ये किसके तट में, हडसन। न्यूयॉर्क हडसन, न्यूयॉर्क हडसन, न्यूयॉर्क हडसन। ये न्यूयॉर्क में कुछ और है, समझ गए होंगे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो कहाँ है, तो न्यूयॉर्क के पास है, और किस में है, तो हडसन रिवर में। किस में, हडसन रिवर में। किस में, हडसन रिवर में। क्या, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी इंडिया में कहाँ है, नर्मदा नदी के तट पर। किसमें, नर्मदा नदी में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या देखना है, चलिए दो शहर को पहले देख लेते हैं। तो ये मॉन्ट्रियल कनाडा का एक फेमस शहर है, ये किस नदी के तट में, तो ये सेंट लॉरेंस। चलिए नदी का नाम इसका लिख देते हैं, सेंट लॉरेंस। तो ये किसके तट में होगा, सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस के तट में क्या हो, मॉन्ट्रियल। लेकिन कनाडा का कैपिटल क्या है, तो कनाडा का कैपिटल है ओटावा, और ओटावा जो है सेंट लॉरेंस की सहायक नदी है, ओटावा। तो ओटावा कैपिटल नाम भी हो गया, नदी का नाम भी ओटावा, इसलिए साधारणतः ये नहीं पूछा जाता है। ओटावा रिवर के तट में, लेकिन मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस जो नदी के तट में पूछा जाने वाला। इसमें इंपॉर्टेंट हमको क्या मिल गया, तो 3 मिल गया, मॉन्ट्रियल, सेंट लॉरेंस, न्यूयॉर्क, हडसन, वाशिंगटन पोटोमेक। वाशिंगटन पोटोमेक, न्यूयॉर्क हडसन और मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस, ठीक है, याद होगी। अब चलिए बात कर लेते हैं क्या, तो ग्रेट 5 लैक्स, ठीक है। 5 जो झरने हैं जो पूछा जाता है, 5वां जेपीएससी में एक सीक्वेंस पूछा गया था इसी झरने से जुड़ा हुआ, ठीक है। और वो सीक्वेंस क्या था, उसमें यह पूछा गया था कि वेस्ट से ईस्ट की ओर जाने वाली जो लेक्स है उसका सीक्वेंस अरेंज करना है। देखिए जब तक आप मैप से नहीं देखेंगे तो ये सीक्वेंस अरेंज करना, याद करना मुश्किल है। ट्रिक्स बहुत बताने वाले मिलेंगे, ट्रिक्स आपका मेन साइड में फेल कर जाता है, ठीक है ना। ट्रिक्स आपको बता दिया गया कि छक्का ऐसे मारा जाता है, गए छक्का मारने, 2020 में भी फ्लॉप हो गए, तो टेस्ट ऑफ वनडे क्या खेलेंगे। तो सीधी सी बात है, जब साधारण एग्जाम में भी आपका वो ट्रिक्स काम नहीं आएगा, आपका काम आएगा इन डेप्थ नॉलेज। इन डेप्थ नॉलेज कैसे आएगा, डिटेल्स में जानिए, और जानिए उसी को जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जानना क्या जरूरी है और नहीं जानना क्या जरूरी है। जानने वाले से ही
आप एग्ज़ाम निकालेंगे और नहीं जानने वाला को जानने का प्रयास करेंगे ही तो एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। इसलिए फोकस जानने वाला को क्या जानना है, ठीक है, जानने वाला को जानना जरूरी है और क्या नहीं जानना ये भी बहुत जरूरी है। चलिए देख लेते हैं। आपको यही चीज़ 2 घंटे में समझने में 2 घंटा भी लग सकता है, 10 मिनट भी लग सकता है, लेकिन समझना जरूरी है, ठीक है। ट्रिक्स के चक्कर में मत पड़िए। ट्रिक्स धोखा देगा, आज देगा, कल देगा, परसों देगा, लेकिन धोखा देगा ही देगा। एग्जाम में अगर प्रेशर में आ गए तो ट्रिक्स पक्का काम नहीं करेगा। चलिए पहले बात कर लेते हैं हम लोग बात कर रहे थे 5 झील, ठीक है, ग्रेट 5 लेक्स। चलिए सबसे पहले क्या, तो सुपेरियर के बाद मिशिगन के बाद ह्यूरन के बाद ईरी के बाद ओंटारियो, ठीक है। ये सीक्वेंस जेपीएससी 5th जेपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या था, यही तो था। वेस्ट से ईस्ट के लिए आपको इसको सीक्वेंस में करना था, ठीक है। सीक्वेंस क्या हो गया, तो सीक्वेंस हो गया सुपेरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरो और ओंटारियो। चलिए अब इस लेक्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये जो सबसे बड़ा है, ठीक है, जो सबसे बड़ा है वो है लेक सुपेरियर, ठीक है, और जो सबसे छोटा है वो है ओंटारियो। सबसे बड़ा सुपेरियर और सबसे छोटा जो हो गया वो ओंटारियो हो गया, ठीक है। अब इसमें से एक और सवाल इससे बनता है, और वो सवाल क्या है, तो वो सवाल है कि जो मिशिगन लेक ये पूरी तरह से किस में है, तो मिशिगन लेक पूरी तरह से अमेरिका में है, ठीक है। मिशिगन लेक पूरी तरह से अमेरिका में है, लेकिन और जो 4 लेक सुपेरियर, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो, ये जो 4 लेक है ये कनाडा और अमेरिका के बीच वाटर बॉर्डर बनाती है। कनाडा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कनाडा और अमेरिका के बीच वाटर बॉर्डर कौन सा लेक नहीं बनाती है, ऑप्शन ये रहेगा। तो नहीं में हो गया मिशिगन, क्योंकि मिशिगन पूरी तरह से अमेरिका में है, तो कनाडा और अमेरिका के बीच जो बॉर्डर बनाती है वो क्या हो गया, तो सुपेरियर, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो, ठीक है। कौन बॉर्डर बना रही है, सुपेरियर, ह्यूरन, ईरी, ओंटारियो। कौन नहीं बनाएगी, मिशिगन, क्योंकि मिशिगन पूरी तरह से अमेरिका में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ईरी और ओंटारियो के बीच में क्या है, ईरी और ओंटारियो के बीच में सेंट लॉरेंस रिवर की एक सहायक नदी है। जी हाँ, उस नदी का नाम है नियाग्रा, और नियाग्रा नदी में ही है नियाग्रा फॉल। अब जानते हैं विश्व का सबसे प्रसिद्ध वाटरफॉल क्या है, तो नियाग्रा फॉल, ठीक है। और ये कहाँ है, तो देखिए ईरी और ओंटारियो के बीच में सेंट लॉरेंस की सहायक नदी नियाग्रा में ही तो है ये, ठीक है। चलिए तो जो नॉर्थ अमेरिका से नदी से जुड़ा हुआ जो सवाल पूछा जा सकता था सभी को इसमें कवर कर लिया गया। बात अब दक्षिण अफ्रीका की कर लेते हैं। बात दक्षिण अफ्रीका की नहीं, बात अब दक्षिण अमेरिका की कर लेते हैं, क्योंकि अफ्रीका अभी आएगा। हमने अभी देखा उत्तर अमेरिका को, अब बात करेंगे हम लोग दक्षिण अमेरिका की। तो चलिए दक्षिण अमेरिका में अब जानते हैं क्या, अमेजन एंडीज पर्वतमाला से निकलती है अमेजन, और अमेजन जो नदी है यह कहाँ गिरती है, तो यह अटलांटिक में, ठीक है। और क्या है इसके लिए फैक्ट, तो इसका जो फैक्ट जानना ये है कि जो अमेजन रिवर है, अमेजन में एक नदी इसकी सहायक नदी है, जी हाँ, उसका नाम है मडीरा अमेजन की सहायक नदी, जिसकी लंबाई 3380 किलोमीटर है। विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी, विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी मडीरा किसकी सहायक नदी है, क्वेश्चन सही है, किसकी सहायक नदी, अमेजन। विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी मडीरा, अमेजन की सहायक नदी, ठीक है। अमेजन रिवर आप जानते हैं वर्षा वन क्षेत्र, ये अमेजन के आसपास का ही वर्षा वन क्षेत्र जो विश्व में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, सबसे घना क्षेत्र, ठीक है। तो ये अमेजन रिवर जो कहाँ इंडीज से निकल रही है और अटलांटिक में गिर रही है, ठीक है। तो चलिए अब इसमें क्या देखना है अमेजन के बारे में, तो अमेजन का जो ये है जल का प्रवाह, ठीक है, ये इतना ज़्यादा मात्रा में जल, अब तो ये आप जानते हैं ये विश्व की दूसरी लंबी नदी है, ठीक है ना। ये क्या है कि ये विश्व की दूसरी लंबी नदी है। चलिए ये जानना जरूरी था कि ये विश्व की दूसरी लंबी नदी है। अमेजन विश्व की दूसरी लंबी नदी है, तो इसका किलोमीटर लिख लेते हैं ना, 6400, समझ रहे हैं, 6400 किलोमीटर ये दूरी तय करते हैं। लेकिन ये इतना ज़्यादा पानी फ्लो होती है इससे, इसलिए जल प्रवाह की दृष्टि से ये विश्व की, ध्यान देंगे, जल प्रवाह की दृष्टि से विश्व में पहला जल प्रवाह,
याद रखें कितना वाटर, ये इतना ज़्यादा वाटर कैरी करता है कि इससे ये वर्ल्ड में क्या है, वर्ल्ड में पहला, लेकिन डिस्टेंस दूरी के हिसाब से दूसरा, कन्फ्यूजन है ये, दूरी के हिसाब से दूसरा लेकिन जल प्रवाह की दृष्टि से पहला। कॉन्सेप्ट क्लियर, जल प्रवाह की दृष्टि से पहला, दूरी के हिसाब से दूसरा। चलिए, ये अमेजन रिवर जो है ना, अमेजन रिवर जो क्षेत्र में प्रवाहित होती है और इसके आसपास छोटी बड़ी नदियों का जो समूह है, जानते हैं ये नदियों की संख्या 15,000, लगभग 15,000 नदियाँ जो अमेजन से आके, ठीक है, छोटी बड़ी नदियाँ आकर मिलती है अमेजन नदी से। कितना? 15,000 नदी ऐसे मिल रही है। और अमेजन का जो जल प्रवाह क्षेत्र है, जिसके कारण ये विश्व में पहली है, उसका जल प्रवाह क्षेत्र जानते हैं कितना है? 70,45,000 वर्ग किलोमीटर। कितना? 70,45,000 वर्ग किलोमीटर इसका जल प्रवाह क्षेत्र है। और ये विश्व की जल प्रवाह दृष्टिकोण से पहली नदी है। इसमें लगभग 15,000 सहायक नदियाँ इसकी छोटी बड़ी हैं। ठीक है, निकलती कहाँ से? इंडीज से, गिरती कहाँ है? तो अटलांटिक में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं किसकी, तब बात करते हैं ओरेनिको रिवर जो है वेनेजुएला। ठीक है, उसकी एक सहायक नदी है चुरुल, और चुरुल की सहायक नदी है कैरोना, करोना नहीं कैरोना, और कैरोना में ही है एंजल वाटरफॉल। और आप जानते हैं एंजल वाटरफॉल क्या है? तो एंजल वाटरफॉल विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात, विश्व की सबसे ऊंची वाटरफॉल एंजल, यह 979 मीटर हाइट से गिरती है। ठीक है, किस रिवर में? कैरोना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं एक नदी पराग्वे। ठीक है, पराग्वे नदी, अब पराग्वे में आकर जब पिराना नदी मिलती है, ठीक है, उसके बाद से इसे उरुग्वे के नाम से जाना जाता है। पराग्वे रिवर, पिराना आकर मिली, इसके बाद उरुग्वे के नाम से जाना जा रहा है। और जो इससे जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि जो पिराना रिवर है, पिराना रिवर में ही ग्याकू या इगियाकू जलप्रपात, वाटरफॉल, अब जानते होंगे ग्याकू या इगियाकू वाटरफॉल क्या है? 275 से अधिक जलप्रपातों का समूह है यहाँ, इसीलिए यह विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात, ग्याकू या इगियाकू विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात, रिवर पिराना। ठीक है, रिवर पिराना, विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात रिवर पिराना, और जगह ब्राजील, रिवर पिराना। ठीक है, क्या? ग्याकू इगियाकू। एंजल को हमने देखा था रिवर कैरोना। चलिए, फिर ये जहाँ गिरती है ना, ये गिर किस में रही है? तो अटलांटिक में गिर रही है। लेकिन ये जो जगह है, इस जगह को क्या बोला जाता है? इस खाड़ी को बोला जाता है रियो डी ला पाल्टा। रियो डी ला पाल्टा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रियो डी ला पाल्टा। क्यों इंपॉर्टेंट है? चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये नदी एस्चुरी बनाती है, डेल्टा और एस्चुरी में डिफरेंस जानते हैं। तो एस्चुरी जो ऊंचे से गिरती है, ज्वार नदमुख जिसको बोला जाता है, ऊंचे से गिरती है, वो प्लेन जगह का निर्माण कम करती है, इसलिए डेल्टा नहीं बनाती है। ये रियो डी ला पाल्टा जो है, ये एस्चुरी है, और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी एस्चुरी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी एस्चुरी। क्वेश्चन क्या क्या हो गया? सब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जल प्रवाह किसका? अमेजन। विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात कैरोना रिवर एंजल। विश्व की सबसे चौड़ी जलप्रपात पिराना रिवर ग्याकू। विश्व का सबसे बड़ा एस्चुरी रियो डी ला पाल्टा, किस नदी में? तो उरुग्वे नदी। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन किससे बन रहा है? तो सारा दक्षिण अमेरिका से। चलिए, अब तक हम लोगों ने देखा उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की नदियों को। चलिए अब देख रहे हैं हम लोग अफ्रीका की नदियों को। तो चलिए, इसको जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अब जानते हैं कि अफ्रीका में एक नदी है, जी हाँ, नील। ठीक है, और नाइल नदी, इसका जो डिस्टेंस है वो 6,650 किलोमीटर है। इस दृष्टिकोण से, डिस्टेंस कवर के दृष्टिकोण से विश्व की सबसे लंबी नदी क्या हो गई? नाइल, या हम लोग हिंदी में नील। ठीक है, क्या हो गई? तो विश्व की सबसे लंबी नदी क्या हो गई? नील। चलिए, तो नील के बारे में, नाइल रिवर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये इसका जो सोर्स है, ये देखिए विक्टोरिया लेक से जब ये निकलती है तो इसे ब्लू नाइल के नाम से जाना जाता है। क्या? ब्लू नाइल के नाम से। विक्टोरिया लेक से जब ये निकलती है तो ये ब्लू नाइल के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब इसमें एक और नदी आकर मिलती है, जी हाँ, और उस नदी का नाम है वाइट नाइल। और वाइट नाइल जो है ये टाना लेक से निकलती है, जी हाँ, इथोपिया। और फिर ये जहाँ मिलती है उस जगह का नाम है खार्तूम। और खार्तूम जो शहर है वो क्या है? तो सूडान की राजधानी खार्तूम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन
ब्लू नील और वाइट नील जहाँ मिलती है वहाँ किस देश की राजधानी है? तो सूडान की राजधानी, शहर का नाम क्या है? खार्तूम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ब्लू नाइल और वाइट नाइल मिल गई। इसमें कितना डिस्टेंस कवर करती है? 6650 किलोमीटर। नील नदी को क्या जानते हैं हम लोग? नील का वरदान मिस्र, है ना। इसमें एक आसवन बांध बहुत ही फेमस है। चलिए ये, अच्छा चलिए अब क्या है कि ये कहाँ गिर रही है? देखिए भूमध्य सागर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या हो गया? ओरिजिन जब जान लिए तो माउथ जानते हैं, तो कहाँ? तो भूमध्य सागर में। कहाँ गिरती है नाइल नदी? भूमध्य सागर में। अब चलिए अब देख लेते हैं इसमें देश कौन कौन से हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए सीरियल वाइज, तो सबसे पहले अगर ओरिजिन से शुरू करें हम लोग, तो ये जो इथोपिया है, इथोपिया टाना लेक, तो इथोपिया हो गया। इसके बाद चलिए यहाँ से बढ़ना शुरू करें तो तंजानिया, डोमिनिक रिपब्लिक, कांगो, बरूंडी, रवांडा, कीनिया, युगांडा, साउथ सूडान, सूडान और मिस्र। मिस्र कहाँ है? तो भूमध्य सागर के तट पर है, ठीक है। तो इसमें कौन से देश हो गए? चलिए ये पूछा जा सकता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है और कुछ इंपॉर्टेंट देश को जान लेना है, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो मिस्र, ठीक है, इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान नहीं, ये है क्या है? साउथ सूडान हो गया, नया देश बना है। इसके बाद युगांडा, कीनिया, रवांडा, बरूंडी, डोमिनिक रिपब्लिक, कांगो, तंजानिया, इथोपिया। इट मीन्स देखिए तो कितना देश हो गया? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाइल रिवर कितने देश से होकर गुजर रही है? 10। नाइल रिवर कितने देश से होकर गुजर रही है? तो देशों की संख्या 10। सवाल है 10, ठीक है। चलिए तो देख लिए हम लोग, तो देश कौन सा है? तो मिस्र, सूडान, साउथ सूडान, युगांडा, कीनिया, रवांडा, बरूंडी, डोमिनिक रिपब्लिक, कांगो, तंजानिया और इथोपिया, ठीक है। चलिए व्हाइट नील और ब्लू नील जहाँ मिलती है वहाँ है एक शहर खार्तूम, वह सूडान का कैपिटल है। चलिए फिर ये भूमध्य सागर में गिरती है। चलिए कुछ अन्य नदियों को देख लेते हैं। देखिए जो कन्फ्यूजन क्या होगा अब देखिए, एक है जाम्बेजी रिवर, ठीक है। और जाम्बेजी रिवर में क्या है? तो जाम्बेजी रिवर में आप जानते हैं कि एक है विक्टोरिया वाटरफॉल। जी हाँ, यह हाइट की दृष्टिकोण से कौन सा? तो दूसरा रैंक का है। हाइट के दृष्टिकोण से सेकेंड रैंक का है विक्टोरिया वाटरफॉल। और विक्टोरिया वाटरफॉल किस रिवर में है? तो जाम्बेजी नदी में। और ये जाम्बेजी नदी जिम्बाब्वे और जाम्बिया, ये दोनों के बीच में ये विक्टोरिया वाटरफॉल, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, जाम्बेजी नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिम्पोपो रिवर जो है ये कहाँ गिर रही है? तो देख रहे हैं, देख लिया। अब चलिए ध्यान में ये देना है कि ये जो जाम्बेजी रिवर, लिम्पोपो रिवर, ये कहाँ गिर रही है? हिंद महासागर। कहाँ? तो हिंद महासागर में। कहाँ? हिंद महासागर में। जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि पूछा यही, अभी अब तक जो भी पूछा गया उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि उसका माउथ क्या है, ठीक है। क्योंकि माउथ से ही कन्फ्यूज क्रिएट हो सकता है, इसलिए बार बार माउथ ही पूछा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो लिम्पोपो रिवर जानते ही है कि इसको मकर रेखा क्या? तो 2 बार काटती है। मकर रेखा इसको 2 बार काटती है, ठीक है। तो लिम्पोपो रिवर को मकर रेखा कितना? तो 2 बार काट रही है। चलिए अब आते हैं उन नदियों के बारे में बात करेंगे जो अटलांटिक में गिर रही है, ठीक है। अब तक हम लोगों ने किसको देखा? जाम्बेजी, लिम्पोपो, हिंद महासागर। अब अटलांटिक में कौन सी? ऑरेंज रिवर, बहुत बार पूछा जा चुका है। पहले तो ये कि ऑरेंज रिवर साउथ अफ्रीका, ऑरेंज रिवर अटलांटिक में गिर रही है। ऑरेंज रिवर साउथ अफ्रीका, ऑरेंज रिवर अटलांटिक। चलिए फिर बात करेंगे कांगो का एक नाम जायरे भी है रिवर, ठीक है। ये क्या है? ये कहाँ गिर रही है? तो ये भी अटलांटिक में, ठीक है। अब कांगो रिवर के साथ क्या है? कांगो रिवर को विषुवत रेखा 2 बार काटती है। कांगो रिवर को विषुवत रेखा 2 बार काटती है। कांगो रिवर को विषुवत रेखा 2 बार काटती है। कहाँ गिर रही है? अटलांटिक में। और फिर बात करेंगे नाइजर की। और नाइजर कहाँ? तो ये गिनी तट में गिरती है। और आप जानते हैं अफ्रीका महादेश में अगर वनस्पति की बात की जाए, फॉरेस्ट की बात की जाए, तो यही एकमात्र क्षेत्र है जहाँ वर्षा वन पाया जाता है। यही एकमात्र क्षेत्र है जहाँ वर्षा वन पाया जाता है। और ये क्षेत्र क्या है? तो देखिए नाइजर जो गिनी तट में गिर रही है वहाँ, और कांगो से ऊपर उत्तर की ओर, तो वर्षा वन क्षेत्र यहाँ हो गया। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा? दक्षिण अफ्रीका की नदियों को। तो दक्षिण अफ्रीका हम जानते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी जो 6650 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जिसमें 10 देश हैं, ठीक है। ब्लू नाइल और वाइट नाइल जहाँ मिलती है वहाँ खार्तूम शहर है जो सूडान की राजधानी है, ठीक है। इसके बाद जाम्बेजी और लिम्पोपो कहाँ गिरती है? तो हिंद महासागर में। लिम्पोपो को मकर रेखा 2 बार काटती है। फिर बात करेंगे कांगो की, ये कहाँ गिरती है? तो अटलांटिक में। इसको विषुवत रेखा 2 बार काटती है। ऑरेंज रिवर अटलांटिक में, दक्षिण अफ्रीका। और नाइजर गिनी तट में, और गिनी तट के पास ही वर्षावन क्षेत्र है, अफ्रीका का एकमात्र वर्षावन क्षेत्र। मैप के माध्यम से चलिए अब एशिया की नदियों को देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रिवर्स आएंगी, चलिए देख लेते हैं। तो आप जानते हैं कि जो एशिया की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स की जब हम बात करें तो हमारा फोकस तो कहाँ हो जाता है? तो हमारा फोकस हो जाता है
सिंधु, सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्रा में, है ना। लेकिन जानना तो कुछ और होगा, जानना ये होगा कि एशिया की नदी की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? एशिया की नदी की बात कर रहे हैं। चलिए, तो एशिया की नदियों को देखेंगे भारत से बाहर निकल कर। चलिए, तो भारत से बाहर सबसे पहले जैसे ही निकलते हैं हमें तिब्बत की पठार से एक नदी निकलती हुई दिखाई देती है। यह नदी है यांगजी, और यांगजी रिवर जो डिस्टेंस कवर करती है वह है 6300 किलोमीटर। जी हाँ, और डिस्टेंस कवर के हिसाब से जो दूरी ये तय करती है उस हिसाब से यह विश्व की तीसरी लंबी नदी है। विश्व की तीसरी लंबी नदी, पहली नाइल, दूसरी अमेजन, तीसरी यांगजी। ठीक है, अब चलिए एक सवाल बन जाता है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन हो गई? जो विश्व की तीसरी नदी है और हमारे यहाँ पहला दूसरा नहीं है, तो निश्चित रूप से एशिया की सबसे लंबी नदी हो गई यांगजी। चलिए, ये भी एक सवाल हो गया। यांगजी नदी के तट में विश्व का वर्तमान समय में आर्थिक राजधानी, जी हाँ, संघाई। किसके तट में? यांगजी। संघाई किसके तट में? यांगजी। संघाई किसके तट में? यांगजी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न जगह चलिए बात कर लेते हैं हांगकांग की। जी हाँ, हांगकांग। ये हांगकांग जो है ना, ये पर्ल नदी के तट में। किस में? पर्ल नदी के तट में। किस में? पर्ल नदी के तट में। चलिए बात कर लेते हैं। तो ये हांगकांग, अब पर्ल नदी जो गिरती है यह है साउथ चाइना सी। क्या है? साउथ चाइना सी। पर्ल कहाँ गिर रही है? साउथ चाइना सी। पर्ल कहाँ गिर रही है? साउथ चाइना सी। चलिए अब बात कर लेते हैं येलो रिवर, वांगहो। ठीक है, और ये जो है यह तिब्बत के पठार से निकलती है। ठीक है, और तिब्बत के पठार से निकलते हुए ये क्या, तो प्रशांत महासागर में गिरती है। चलिए, तो दो नदी वांगहो और यांगजी, प्रशांत महासागर, पर्ल, साउथ चाइना सी। पर्ल, साउथ चाइना सी। ये वांगहो रिवर जो है इसी से कुछ दूरी पर, यहाँ वांगहो के तट में नहीं, कुछ दूरी पर है बीजिंग कैपिटल। ठीक है, चलिए अब हमने क्या देखा? यांगजी, वांगहो, पर्ल को। चलिए अब ऊपर एक नदी देख लेते हैं, आमूर नदी। यह आमूर रिवर जो है ना, रूस और चाइना के बीच, यूरेशियन बेल्ट में रूस और चाइना के बीच, ये रसिया और इधर चाइना, इसके बीच बॉर्डर कौन सी नदी बना रही है? आमूर। पूछा जाता है बॉर्डर कौन सी नदी बना रही है, जो रूस और चाइना के बीच बॉर्डर कौन सी नदी बना रही है? तो आमूर। चलिए, जब आमूर नदी की बात की तो एक नदी है, फेमस रिवर है, नाम है आमू दरिया। यह तजाकिस्तान से निकलती है और अरल सागर में खो जाती है। ठीक है, तजाकिस्तान से निकलती है और अरल सागर में खो जाती है। आमू दरिया, इसका जल का स्रोत काफ़ी कम हो गया है, इसलिए अरल सागर भी सिकुड़ने लगा है। ठीक है, और इसका जो नमक है, नमक का ये वो बढ़ने लगा है। अरल सागर में नमक है, ये बढ़ने लगा है। चलिए, ये बात कर हम लोग किसकी की? तो आमू दरिया की। ठीक है, अब चलिए फिर इधर आ जाते हैं इधर, अब फिर पहुंचते हैं हम लोग कहाँ? तो तिब्बत की पठार में। चलिए, तिब्बत की पठार से एक नदी निकलती है ना, उस नदी का नाम है इरावदी। और इरावदी जो है यह म्यांमार में गुजरती, म्यांमार से होकर जाते, म्यांमार की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर। ठीक है, म्यांमार की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर इरावदी। ठीक है, और इरावदी के साथ जो पूछा जाने वाला बात है वह है कि इरावदी का जो जिस खाड़ी में गिरती है माउथ, वो क्या है पता है? वह है, चलिए देख लेते हैं, तो वह है अंडमान सागर। क्या? अंडमान सागर। जी हाँ, हमने भारत की नदियों को देखा, लेकिन हमने किसी भी नदी को नहीं देखा जो अंडमान सागर में गिर रही हो, क्योंकि अंडमान निकोबार हमसे काफ़ी दूर है। ठीक है, तो अंडमान सागर में कौन सी नदी गिर रही है? तो इरावदी, जिसका भारत से कोई संबंध नहीं है। नो कन्फ्यूजन, इरावदी, अंडमान सागर। इरावदी, म्यांमार, अंडमान सागर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, एक और नदी की बात करते हैं, और ये इस नदी का नाम है साल्विन। और साल्विन जो है, अब देखिए क्या है, साल्विन जो है ये दो देश, म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, साल्विन। साल्विन कहाँ गिर रही है? ये भी अंडमान सागर में गिर रही है। कहाँ गिर रही है? अंडमान सागर में। चलिए, तो अंडमान सागर के लिए दो रिवर, इरावदी, म्यांमार, अंडमान सागर, और फिर साल्विन, क्या? म्यांमार, थाईलैंड, अंडमान सागर। साल्विन, म्यांमार, थाईलैंड, अंडमान सागर। इरावदी, म्यांमार, अंडमान सागर। ओरिजिन तिब्बत का पठार। क्या? तिब्बत का पठार। चलिए अब बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट रिवर मेकॉन्ग। ठीक, गंगा मेकॉन्ग के बारे में जानते हैं। जी हाँ, गंगा मेकॉन्ग समझौता का प्रयास अभी तक सार्थक रूप नहीं ले सका है। चलिए, तो गंगा मेकॉन्ग, ये जो है मेकॉन्ग रिवर, ये भी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के पठार से निकलती है। और ये देखिए कितने देश इसमें हैं। ठीक है, तो मेकॉन्ग रिवर में जो देश हैं, चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम।
मेकोंग रिवर, चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। मेकोंग रिवर, चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। चलिए मैं इसलिए करा रहा हूँ कि जो ज़्यादा देशों से अगर गुजरती है नदियाँ, इससे सवाल बनता है। ठीक है, इसको हम लोगों ने किसको देखा था, तो हम लोगों ने नाइल को देखा था 10 देशों से। फिर डेनब्यू देखेंगे अभी 10 देशों से होकर गुजरती है। तो चलिए एशिया की नदी जब देख रहे हैं तो मेकोंग क्या हो गया कि ज़्यादा देशों से होकर गुजर रही है, तो चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। इसका मतलब हो गया कि एशिया की एकमात्र ऐसी नदी जो ज़्यादा देशों से होकर गुजर रही है और उसका नाम है मेकोंग। ठीक है, और मेकोंग कहाँ गिर रही है, तो दक्षिण चीन सागर में। मेकोंग कहाँ गिर रही है, दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर की दो नदियाँ पर्ल और मेकोंग, पर्ल मेकोंग, दक्षिण चीन सागर। ठीक है, यहाँ की सबसे लंबी 6300 किलोमीटर लंबी नदी जो कि तिब्बत के पठार से निकलती है। ठीक है, इसके तट पे है शंघाई शहर और हांगकांग है पर्ल के पास, पर्ल रिवर के तट में। चलिए अब तक तो हम लोगों ने इसको देखा। चलिए जब देख रहे हैं तो इसके साथ में कुछ थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट इसीलिए बोल रहे हैं, इम्पॉर्टेंट तो बहुत है लेकिन थोड़ा सा समय में हो जाएगा। और हम बात कर लेते हैं कि जो सभ्यताएं हुई है, प्राचीन सभ्यताएं, सभी सभ्यताएं नदी घाटी तट में ही विकसित हुई है। जी हाँ, हम जानते हैं। ठीक है, तो चलिए इस मैप में अगर कुछ समझ में आ गया होगा जब हम सभ्यता की बात कर रहे हैं। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे। और ये जो है वो क्या है, हम बात करेंगे मेसोपोटामिया। क्या, मेसोपोटामिया। टिग्रिस इसका प्राचीन नाम दजला और यूफ्रेटिस का प्राचीन नाम फरात। तो दजला और फरात के बीच में जो मेसोपोटामिया का मतलब ही होता है दो नदियों के बीच का जगह। मेसोपोटामिया का मतलब हो गया दो नदी के बीच की जगह। और ये नदियाँ क्या है, तो दजला और फरात। दजला मतलब टिग्रिस और फरात का मतलब क्या हो गया, यूफ्रेटिस। तो उसके बीच में क्या है, मेसोपोटामिया। और मेसोपोटामिया का सभ्यता हम सभी भली भांति परिचित है। चलिए जब मेसोपोटामिया की सभ्यता को देख लिए तो हम जानते हैं ना, नील नदी की सभ्यता है ना, मिस्र की सभ्यता। किसको, मिस्र की सभ्यता किसकी देन है, तो नील नदी की देन। मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है। और यह सभ्यता कहाँ पनपी, तो ये अफ्रीका में पनपी। और देखिए ज़्यादा दूरी नहीं है इसका, यही तो है नाइल रिवर, यही भूमध्य सागर में मिलती है और यही है नील नदी। और नील का वरदान किसको बोला जाता है, तो मिस्र की सभ्यता को। नील का वरदान मिस्र या मिस्र की सभ्यता। ठीक है, तो ये कहा मिस्र की सभ्यता। यहाँ हम लोग क्या देखा, तो यहाँ हम लोगों ने देखा मेसोपोटामिया की सभ्यता को देखा ना। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोगों ने देखा था एक सिंधु नदी। जी हाँ, तो सिंधु और सतलुज के बीच में जो जगह था ना, यहाँ विश्व प्रसिद्ध कौन सी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए हम लोगों ने कितने सभ्यता को देखा, नील नदी में मिस्र की सभ्यता। हाँ ठीक है, हम लोगों ने दजला फरात के बीच मेसोपोटामिया की सभ्यता। हम लोगों ने किसको देखा, तो सिंधु घाटी सभ्यता को देखा, सिंधु नदी के तट पे। तो चलिए एक और सभ्यता जो बहुत ही फेमस है वो है पीली नदी के तट पे विकसित हुआ था। जी हाँ, चाइना की एक सभ्यता पीली नदी के तट में विकसित हुआ था। पीली नदी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब पीली नदी सभ्यता के बारे में अगर बात करेंगे तो हमारा ध्यान सीधे विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक, जी हाँ, कन्फ्यूशियस की ओर जाएगा। विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस किससे संबंध है, तो पीली नदी सभ्यता से। और पीली नदी सभ्यता कहाँ, तो चाइना में। और ये जो बेल्ट है यह मंचूरियन, और मंचूरियन बेल्ट चाइना का सबसे उपजाऊ क्षेत्र। चलिए क्या हो गया, मंचूरियन, पीली नदी सभ्यता, कन्फ्यूशियस, ठीक है, रिवर वांगहो या येलो। चलिए 4 सभ्यता मिल गया हमें। पहला मिस्र सभ्यता, दूसरा मेसोपोटामिया, तीसरा सिंधु घाटी, चौथा पीली नदी की सभ्यता। तो चलिए एक ऐसी सभ्यता का बात कर लेते हैं जिसने हमें बहुत परेशान किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूनान की सभ्यता। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यूनान की सभ्यता। मैंने इसलिए कहा कि बहुत परेशान किया, तो ये परेशानी क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो परेशानी यूनान से ही कौन आया था, जी हाँ, सिकंदर महान। ठीक है, ये कौन आए थे, सिकंदर महान आक्रमण, यूनान की सभ्यता। ठीक है, तो यूनान की सभ्यता यहाँ डेवलप हुई थी। तो ये हो गई यूनान की सभ्यता। तो ये यूनान की सभ्यता की बात जब भी करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, तो हम सिकंदर की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा अब जानते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता की बात करते तो बता दूं कि मेसोपोटामिया सभ्यता इतनी बड़ी थी कि इसमें 3 अन्य सभ्यता भी समाहित हो जाती है। ये है सुमेरियन, बेबीलोन और असेरियन। ठीक है, सुमेरियन, बेबीलोन और अशेरियन 3 सभ्यता मिलकर मेसोपोटामिया सभ्यता को बहुत ही विशाल बना दिया था। जी हाँ, ये सभ्यता में संयुक्त रूप से सुमेरियन, बेबीलोन और अशेरियन मिला हुआ था। ठीक है, और इसी मेसोपोटामिया की सभ्यता में हम्बुराबी का नाम, हाँ जी हाँ, हम सभी परिचित है हम्बुराबी से। क्या, हम्बुराबी ने ही कानून संहिता दिया था विश्व में पहली बार। ठीक है, चलिए
तो हम लोगों ने जो सभ्यता देखा, चलिए तो इसे देख लेते हैं। नील की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ईरान की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, येलो रिवर सभ्यता या मंचूरियन सभ्यता। ठीक है, तो एक सभ्यता जो छूट रहा हमारा, यूरोप जब करेंगे तो देख लेंगे, वो है रोम की सभ्यता। ठीक है, इसको देखेंगे, रोम की सभ्यता, जूलियस सीजर, याद आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट देखते हैं यूरोप को। चलिए अब देख लेते हैं यूरोप को। जी हाँ, अब तक हमने देखा उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और अब बारी यूरोप की। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कुछ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में मरिया और डार्लिंग, 2 रिवर। ठीक है, चलिए पहले ऑस्ट्रेलिया को ही देख लेते हैं ना तुरंत। ऑस्ट्रेलिया में तो कुछ है ही नहीं। ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये नदी मरे और ये डार्लिंग, मरे और डार्लिंग। ठीक है, 2 रिवर, ऑस्ट्रेलिया। चलिए तो ऑस्ट्रेलिया की बात हो गई। अब बात हमारा फोकस कहाँ होगा, तो फोकस होगा यूरोप। अब यूरोप से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अब तक नदियों से जुड़ा हुआ जो सबसे ज़्यादा सवाल कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं वो यूरोप से। कन्फ्यूजन नंबर 1, अधिकांश नदियाँ भूमध्य सागर के पास से निकलती है, लेकिन कोई भी नदी भूमध्य सागर में नहीं गिरती है। कन्फ्यूजन क्लियर। भूमध्य सागर ऑप्शन अगर माउथ किसी का है तो वो नहीं होगा, गलत गलत गलत, भूमध्य सागर नहीं होगा। यूरोप से निकलने वाली कोई भी नदी भूमध्य सागर में नहीं गिरती है, बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, लेकिन लगभग सभी नदियाँ भूमध्य सागर से होकर निकलती है। हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है ऑप्शन है भूमध्य सागर, और मैप में भी दिमाग में रहेगा भूमध्य सागर के पास, तो निश्चित रूप से वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करने के चक्कर में भूमध्य सागर में गिर जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं हम लोग यूरोप की नदियों को डिटेल्स में। तो इसमें क्या देखेंगे जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो यूरोप की नदियों में जैसे मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है माउथ। ठीक है, ओरिजिन नहीं, माउथ, इसीलिए पूछा जा रहा है क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन नंबर 1 क्लियर हुआ कि भूमध्य सागर में कोई नहीं गिरती है। अब क्या है कि चूँकि यूरोप को अगर ध्यान से देखें ना, तो आपको क्या दिखेगा कि दक्षिण की ओर हो गई भूमध्य सागर, फिर अगर हम बात करें पूर्व में तो ये यूरेशियन बेल्ट हो गया, इधर कोई संपर्क नहीं है, नदी उदी गिरने का कोई संभावना नहीं है। लेकिन अब बात क्या हो गई, तो आर्कटिक और उत्तर अटलांटिक। अब है कि उत्तर अटलांटिक और आर्कटिक में गिरने वाली नदियाँ। अब आप देखेंगे ऑप्शन में ना उत्तर अटलांटिक मिलेगा ना आर्कटिक मिलेगा, तो फिर ये चक्कर क्या है, चक्कर है, अब समझ में आएगा। चक्कर ये है कि यूरोप में बहुत सारे सागर हैं, ठीक है, और उसमें ही अधिकांश नदियाँ गिरती है। जैसे यूरोप में वोल्गा रिवर जो सबसे लंबी नदी है, वोल्गा, क्या वोल्गा, कहाँ, रूस से निकलती है, मॉस्को से थोड़ी दूरी में रूस से निकलती है। वोल्गा रिवर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है, नंबर 1 रिवर। वो गिरती कहाँ है, कैस्पियन सागर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहाँ गिरती है, कैस्पियन सागर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वोल्गा रिवर यूरोप की सबसे लंबी नदी कहाँ गिर रही है, कैस्पियन सागर, बोलना नहीं है। कैस्पियन सागर में एक और नदी है जो कि यूरेशिया के बॉर्डर में यूराल पर्वत से निकलती है। जी हाँ, थोड़ा सा पोर्शन इसका एशिया में तजाकिस्तान के पास है, यूराल पर्वत से होकर निकलती है और गिरती कहाँ है, कैस्पियन सागर में। और इस नदी का नाम है यूराल नदी। जी हाँ, यूराल नदी कहाँ गिरी है, कैस्पियन सागर। आपके पास 2 नदी मिल गई जो कैस्पियन सागर में गिर रही है। फेमस रिवर दोनों, वोल्गा जो यूरोप की सबसे लंबी नदी, कैस्पियन सागर। यूराल यूरोप की तीसरी लंबी नदी कहाँ गिरी है, कैस्पियन सागर। कन्फ्यूजन दूर करने के लिए समझना हो, कैस्पियन सागर, वोल्गा और यूराल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात किसकी करें, तो बात कर लेते हैं डेन्ब्यू रिवर। जी हाँ, ये डेन्ब्यू रिवर जो है, यह क्या है कि यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्ब्यू। अब चलिए बात कर लेते हैं डेन्ब्यू रिवर। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से। जी हाँ, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से, और जर्मनी के पास जहाँ से निकलती है उसके कुछ ही दूरी पर, कुछ किलोमीटर के पास ही क्या है, तो वो तट है, समुद्री तट है। लेकिन वो क्या करती है कि वो जो डायरेक्शन अपना कवर करती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। इसीलिए क्या हुआ कि आपका ऑप्शन अगर मिल गया, क्या, अटलांटिक, आंख बंद करके अटलांटिक सही, 100% गलत। अटलांटिक नहीं, वो पूर्व की ओर जा रही है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ध्यान से देखें तो ये है काला सागर में गिरती है। किस में, काला सागर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, काला सागर, मोस्ट इंपॉर्टेंट काला सागर। डेन्ब्यू सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, कहाँ, काला सागर में। चलिए डेन्ब्यू के साथ क्या है कि डेन्ब्यू जानते हैं यह 10 देशों से होकर गुजरती है। 10 देशों से होकर गुजरने वाली नदी डेन्ब्यू। तो आप जानते हैं और कोई दूसरी नदी है विश्व में जो 10 देशों से होकर गुजरती है, जी हाँ, आप जानते हैं, नाइल रिवर। कितने देशों से, 10 देशों से। डेन्ब्यू कितने देशों से, 10 देशों से। डेन्ब्यू कुछ और विशेष है इसमें। डेन्ब्यू में विशेष क्या है कि डेन्ब्यू जिन 10 देशों से होकर गुजरती है ना, उसमें से 4 देश की राजधानी इसके तट में है। अब लीजिए, डेन्ब्यू जो 10 देशों से होकर गुजरे उसके 4 देशों की राजधानी डेन्ब्यू के तट में। और यह राजधानियाँ क्या है, तो वियना की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना कहाँ हो गई, डेन्ब्यू में। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, किसके किनारे, डेन्ब्यू। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, किसके किनारे,
तो डेन्यू। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रास्तिलाव किसके किनारे? डेन्यू। डेन्यू 10 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें से 4 देशों की राजधानी डेन्यू के तट में है ना। लेकिन यूरोप में इतना बेहतरीन समझौता है कि कभी नदी को लेकर कोई विवाद ही नहीं होता है। 10 देशों से होकर गुजरती है। और हमारे यहाँ कावेरी को लेकर देख लीजिए कितना राज्य, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है ना, और एक पुछल्ला सा नीचे क्या है, केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी। कावेरी जल विवाद हल ही नहीं निकल रहा, सुप्रीम कोर्ट भी थक गया, नहीं निकला ना। विवाद हो रहा है तो हो रहा है। चलिए बात कर लेते हैं डेन्यू की। तो डेन्यू के साथ कोई विवाद नहीं, 10 देशों से गुजर रही है। चलिए अब चलिए, तो डेन्यू का ओरिजिन नंबर 1 ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, माउथ काला सागर, माउथ ब्लैक सी, माउथ ब्लैक सी, कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलिए जो मोस्ट 3 रिवर थे तो कौन से? तो वोल्गा नंबर 1, डेन्यू नंबर 2 और 3rd यूराल। चलिए अब कुछ और नदी जो यूरोप से पूछा जाता है, उसमें क्या पूछा जाता है? उसमें पूछा जाता है शहर के नाम, कि कौन से नदी किस शहर के पास है। अच्छा आप जानते हैं टेम्स नदी को क्या बोला जाता है? लंदन का गंगा। किसको? टेम्स को, लंदन की गंगा। कहाँ हुई? लंदन शहर जो है टेम्स नदी के तट पे है। चलिए एक रिवर और है विस्टुला। ये विस्टुला रिवर जो है, देखिए विस्टुला रिवर है पोलैंड में, ठीक है। और पोलैंड की जो राजधानी है वार्सा, वो किसके किनारे है? तो विस्टुला नदी के किनारे है। और विस्टुला नदी जो गिर रही है, जहाँ इसका माउथ है, ये क्या है? तो ये है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये उत्तर अटलांटिक में। कहाँ है? तो उत्तर अटलांटिक में। विस्टुला कहाँ गिर रही है? तो उत्तर अटलांटिक में। फिर चलिए बात कर लेते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर। ये रिवर है राइन। जी हाँ, कौन सा? राइन। और राइन रिवर कहाँ से निकलते जानते हैं? हसीन वादियों का देश स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत से, आल्प्स पर्वत से निकलते हुए आगे बढ़ती है और फिर जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड होते हुए ये कहाँ गिरती है? तो उत्तर आयरलैंड में। कहाँ? उत्तर आयरलैंड। ये कहाँ गिर रही है? तो उत्तरी महासागर में, ठीक है, आयरलैंड के पास उत्तरी महासागर में। तो इन रिवर के नाम राइन कहाँ से निकली? स्विट्जरलैंड, आल्प्स पर्वतमाला, सफ़र स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, ठीक है। अब राइन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या जानना है? तो रॉटरडम बंदरगाह, विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह राइन नदी पर ही है। रॉटरडम बंदरगाह राइन रिवर, ठीक है, क्लियर। राइन रिवर, रॉटरडम बंदरगाह आल्प्स पर्वत से निकलती है, ठीक है। चलिए और इसका ये देख लिए उत्तर आयरलैंड में। फिर बात करेंगे बर्लिन। बर्लिन जो है वो किस नदी के किनारे? तो बर्लिन स्प्री रिवर के तट पर। बर्लिन स्प्री रिवर के तट पर, बर्लिन स्प्री रिवर। फैशन की नगरी पेरिस, कहाँ? सीन रिवर के तट पे। पेरिस सीन रिवर के तट पे। लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी, कहाँ? टिगूस रिवर के तट पर। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन टिगूस रिवर के तट पर। और फिर टाइबर की बात करें तो टाइबर के तट पे 2 राजधानी, जी हाँ, एक रोम, ठीक है, और दूसरा वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी कुछ देश भी है, उसकी राजधानी वही, और रोम। तो क्या हो गया? टाइबर, रोम और वेटिकन सिटी टाइबर रिवर के तट पे। टिगूस, लिस्बन, पेरिस, सीन, बर्लिन स्प्री, लंदन टेम्स, वर्सा विस्टुला, ठीक है। अब एक और नदी बात कर लेते हैं, पो रिवर। पो रिवर जो है एड्रियाटिक सागर में गिरती है, ठीक है। पो रिवर एड्रियाटिक सागर में गिरती है और इस पो रिवर को इटली का गंगा बोला जाता है। आपके पास 2 गंगा शब्द मिल गया। चलिए, पो रिवर इटली का गंगा, पो रिवर इटली का गंगा, और टेम्स लंदन का गंगा। चलिए, पो रिवर इटली की गंगा और टेम्स लंदन का गंगा। और ये जो विस्टुला रिवर है जहाँ गिरती है, ठीक है, विस्टुला रिवर जो गिर रही है इसको बोला जाता है बाल्टिक सागर। विस्टुला रिवर जहाँ गिर रही है इसको बोला जाता है बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर कहाँ? तो उत्तर अटलांटिक में, ठीक है, उत्तर अटलांटिक में। और दूसरा हो गया कि एक राइन रिवर उत्तर सागर में। चलिए, तो इस तरह क्लियर हो गया। तो यहाँ सबसे पहले चलिए तेजी से रिवाइज कर लेते हैं। वोल्गा नंबर 1 कैस्पियन सागर में गिरती है। डेन्यू नंबर 2 काला सागर में गिरती है। यूराल नंबर 3 कैस्पियन सागर में गिरती है। राइन फिर कहाँ गिरती है? तो उत्तरी सागर में गिरती है। विस्टुला गिरती है बाल्टिक सागर में। चलिए, इस तरह हम लोगों ने यूरोप की नदियों को देखा। जैसा मैंने पीछे अभी देखा था कि विश्व की जो महत्वपूर्ण सभ्यता है वो नदियों के तट में विकसित हुई थी। जैसे नील नदी के तट में
मिस्र की सभ्यता, फिर दजला फरात के मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु और सतलुज नदी के बीच में। फिर हम लोगों ने बात किया था योलो रिवर के तट पर जो ये चीन की सभ्यता विकसित हुई थी, उसी तरह यूनान की सभ्यता विकसित हुई थी। तो जब यूरोप की बात कर रहे हैं तो जूलियस सीजर को तो नहीं ना भूल सकते हैं। तो जूलियस सीजर को याद करने के लिए रोम की सभ्यता कहाँ विकसित हुई? तो टाइबर नदी के तट में। रोम की सभ्यता जूलियस सीजर, टाइबर रिवर। रोम की सभ्यता जूलियस सीजर, टाइबर रिवर। और ऑस्ट्रेलिया को हमने देखा था मरे और डार्लिंग रिवर, दो नदियों के साथ। ठीक है, इस तरह नदियों का विश्व के मानचित्र के साथ ये पूरा होता है।